हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में और शेयर मार्केट से जुड़े वो सभी फैक्ट हम आज डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और हम साथ के साथ वो भी बताते चलेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। तो सबसे पहले शेयर मार्केट के बारे में जानने से पहले हमें एक चीज के बारे में जानना होगा और वो है हमारा फाइनेंस मार्केट। तो हमें सबसे पहले किसके बारे में जानना होगा? फाइनेंस मार्केट के बारे में। तो क्या है ये फाइनेंस मार्केट? यानी वित्त बाजार। वित्त बाजार बेसिकली इस फाइनेंस मार्केट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर वन, that is known as money market, money market, और second that is known as capital market, capital market। अगर हम बात करें इन्हीं को हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो बेसिकली इसे हम बोलेंगे मुद्रा बाजार और इसे हम कहते हैं पूंजी बाजार। पूंजी बाजार। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। बेसिकली हम बात कर रहे हैं फाइनेंस मार्केट के बारे में। फाइनेंस मार्केट जिसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक जिसे हम बोलते हैं मनी मार्केट, दूसरा जिसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल मार्केट। तो बेसिकली ध्यान रखना, ये जो मनी मार्केट है, ये मनी मार्केट जो होता है वो क्या होता है भाई? शॉर्ट टर्म के लिए। ये शॉर्ट टर्म मार्केट है और शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है? अप टू 1 ईयर। ये मार्केट जो होगा वो 1 ईयर के लिए होगा। अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट की तो आप ध्यान रखना, इसे हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म मार्केट, लॉन्ग टर्म। और ये क्या होगा? बेसिकली फॉर मोर देन 1 ईयर। 1 साल के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं मनी जनरेट करने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे? मनी मार्केट। फाइनेंस का मतलब होता है वित्त, वित्त का मतलब होता है पैसा, पैसा जनरेट करने वाली मार्केट। इस मार्केट में अगर हम बात करें जो भी इंस्ट्रूमेंट्स जिसके थ्रू हम शॉर्ट टर्म के लिए पैसा जनरेट करते हैं, अप टू 1 ईयर के लिए जनरेट करते हैं, वो क्या होता है? मनी मार्केट के पार्ट में आता है। और जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं वो कैपिटल मार्केट में कंसिडर किया जाता है। इसके ऊपर जो कंट्रोल है यानी रेगुलेटिंग सिस्टम किसका होता है? तो आप ध्यान रखना है, इसके ऊपर जो रेगुलेटिंग सिस्टम है वो रेगुलेटिंग सिस्टम एक्चुअली किसका होगा? आरबीआई का। इसे रेगुलेट कौन करेगा? आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अगर हम बात करें इसे कौन रेगुलेट करता है, तो इसे रेगुलेट करता है सेबी। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कैपिटल मार्केट के बारे में। और इसी कैपिटल मार्केट को क्या बोला जाता है? शेयर मार्केट। शेयर मार्केट, ठीक है भाई। तो कैपिटल मार्केट को ही क्या नाम दिया जाता है? शेयर मार्केट। और बिहाफ ऑफ फाइनेंस मार्केट का ये एक पार्ट है जिसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं मनी मार्केट की बात करूं तो मैंने बताया ये शॉर्ट टर्म में होने वाले जो मनी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसे हम लोग यहां पे डिसाइड करते हैं। बेसिकली वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो शॉर्ट टर्म के रूप में कंसिडर किए जाते हैं। तो आई होप अगर आपने सुना होगा ट्रेजरी बिल का नाम, आई होप अगर आपने सुना होगा कमर्शियल पेपर का नाम या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का नाम, तो ये वो इंस्ट्रूमेंट हैं जिन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू शॉर्ट टर्म के लिए पैसा जनरेट किया जाता है। किनके थ्रू? तो कंपनियों के थ्रू, बैंक के थ्रू या गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट जब मनी जनरेट करती है तो बेसिकली वो क्या नाम से जानी जाती है? ट्रेजरी बिल के थ्रू वो पैसा जनरेट करती है, मार्केट से उठाती है, ध्यान रखना। तो ये जो हम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में समझ रहे थे वो क्या था? शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट। अगर हम लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें यानी कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट की बात करें, तो आपने नाम सुना होगा शेयर्स का, डिवेंचर्स का, स्टॉक का, इनसाइडर ट्रेडिंग का, या फिर सर्कुलर ट्रेडिंग का, या मसाला बॉन्ड का। तो ये वो सारे
इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कैपिटल मार्केट में कंसीडर किए जाते हैं और इन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे। तो कैपिटल मार्केट में सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए वो क्या है? सेबी। सेबी के ऊपर किसका कंट्रोल है और सेबी से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आज डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम इसे अब आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और अब हम दोबारा हमारे टॉपिक पे आ रहे हैं और वो टॉपिक क्या था हमारा? शेयर मार्केट। तो बेसिकली सबसे पहला फैक्ट जो हमें जानना है वो ये जानना है कि शेयर मार्केट के ऊपर कंट्रोल किसका होता है। तो शेयर मार्केट के ऊपर किसका कंट्रोल होता है भाई? तो आपका आंसर होगा सेबी का। अब सेबी से जुड़े वो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जानेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेबी, सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए और वो फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बोर्ड ऑफ इंडिया। सेकंड, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है कि सेबी की स्थापना कब हुई है, सेबी कब एस्टैब्लिश हुआ है। बेसिकली अगर हम लोग बात करें सेबी के एस्टैब्लिशमेंट ईयर की, तो सेबी जो है ना वो बेसिकली ध्यान रखना कब एस्टैब्लिश हुआ है उसी को हम डिस्कस करें। तो सेबी की स्थापना वो 1988 में की गई है, बट फाइनली सेबी को स्टैच्यूटरी बॉडी के रूप में जो अथॉरिटी दी गई, यानी सेबी को एक एक्ट के रूप में पारित किया गया। और वो कब किया गया? तो बेसिकली जो सेबी एक्ट है, सेबी एक्ट, वो कब बनाया गया? तो बेसिकली ध्यान रखना अगर हम लोग बात करें 1992 में बनाया गया। 1992 में बनाया गया। आप लोगों ने हर्षद मेहता का नाम सुना होगा और उसके स्कैम के बारे में भी सुना होगा। स्कैम 1992 से फेमस हर्षद मेहता, बेसिकली अगर हम लोग बात करें किस टाइप के स्कैम किया करते थे, तो वो सर्कुलर ट्रेडिंग टाइप के स्कैम किया करते थे, जिसमें वो क्या करते थे, किसी भी कंपनी के जो शेयर्स के प्राइस है उनकी वैल्यू को क्या करते थे, इंक्रीज कर देते थे। तो वो एक्चुअली 1992 से पहले तक की कहानी थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारे इंडिया में सेबी को अथॉरिटी नहीं दी गई थी। सेबी अस्तित्व में तो आ गया था बट उसके पास राइट्स नहीं थे ऐसी ही चीजों के ऊपर कंट्रोल करने के। तो यहां पे फाइनली 1992 में बेसिकली ध्यान रखना इसे अथॉरिटी दी गई, इसे स्टैच्यूटरी बॉडी की पावर दी गई और फाइनली 1992 में ही हर्षद मेहता के स्कैम का पर्दाफाश हुआ। तो अगर हम बात करें बेसिकली 1992 में इसके लिए ये एक्ट बनाया गया। अगर मैं इसके हेडक्वार्टर की बात करूं, इसके मुख्यालय की बात करूं, तो इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। मुंबई में इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? मुंबई में। अब अगर हम लोग समझें बेसिकली सेबी की वर्तमान में चेयरमैन कौन है? चेयरमैन कौन है, यानी इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? तो बेसिकली उनका नाम है माधवी पुरी बुच। ये हैं सेबी की वर्तमान अध्यक्ष और ये फर्स्ट फीमेल चेयरमैन भी हैं। तो आप ध्यान रखना सेबी की अब तक पहली महिला चेयरमैन है ये, और अभी हाल फिलहाल में ही इन्हें बनाया गया है। इनका कंप्लीट नेम क्या है? माधवी पुरी बुच, जो कि चेयरमैन या चेयरपर्सन के रूप में कंसीडर की गई है। किसकी? तो सेबी की। आई होप आपको सेबी के इंट्रोडक्शन के बारे में चीजें समझ में आई होंगी, अच्छे से क्लियर हुई होंगी। इसी के आगे अब हम कंसीडर करेंगे और हम समझेंगे सेबी का काम क्या है, फंक्शंस क्या हैं सेबी के। हम बात करने वाले हैं फंक्शंस की। फंक्शन, सेबी क्या कार्य करता है, सेबी के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे हम। बेसिकली सेबी के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फंक्शन सेबी का क्या है? टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर। तो आप ध्यान रखना निवेशकों की सुरक्षा, निवेशकों की सुरक्षा ही सबसे पहला दायित्व है सेबी का, सबसे पहला काम है सेबी का। किसी भी इन्वेस्टर के साथ कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना हो सके, कोई धोखाधड़ी ना हो सके, और इन्हीं सब चीजों से बचाए रखना सेबी का कर्तव्य है, सेबी का काम है। अगर किसी
शेयर होल्डर के साथ ऐसी कोई वारदात, ऐसी कोई हालत स्थिति उत्पन्न आ जाती है तो उसे किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है, ये सेबी के थ्रू रिजॉल्व किया जाएगा। एज सुन एज पॉसिबल सेबी इस प्रॉब्लम को क्या करता है, सॉल्व करने की कोशिश करता है। अगर हम समझें इसके अलावा और क्या कार्य करता है सेबी, तो ध्यान रखना, टू रेगुलेट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के ऊपर किसका कंट्रोल होता है, शेयर बाजार के ऊपर सेबी का नियंत्रण होता है। इसके बाद अगर हम लोग समझें, टू रेगुलेट कमोडिटी मार्केट। ये कमोडिटी मार्केट है क्या, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं वस्तु बाजार। ये क्या हो गया भाई, ये हो गया वस्तु बाजार, ये हो गया शेयर बाजार, ये हो गया वस्तु बाजार। आप ध्यान रखना, इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे क्या समझ सकते हैं, जैसे गोल्ड। भाई जो गोल्ड है ना, इसको जो ऑनलाइन बाई एंड सेल किया जाता है वो कौन सी मार्केट में किया जाता है, वो कमोडिटी मार्केट में किया जाता है। कमोडिटी मार्केट की बात की जाए, वस्तु बाजार की बात की जाए, इसके अलावा बहुत सारे स्पाइसेस को भी इस कमोडिटी मार्केट में रखा गया है, कंसीडर किया गया है। तो ये वो कमोडिटी मार्केट है जिसके ऊपर कंट्रोल, रेगुलेटिंग सिस्टम किसका होता है, तो ये रेगुलेटिंग सिस्टम होता है सेबी का। हम बात कर रहे हैं फंक्शंस किसकी, तो सेबी के फंक्शंस की बात की जा रही है। इसके अलावा और क्या कार्य करता है और क्या फंक्शंस होते हैं सेबी के, तो बेसिकली ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम लोग समझें, टू रेगुलेट म्यूचुअल फंड। भाई आप सब ने म्यूचुअल फंड के बारे में सुना होगा, आपने टीवी में इसके ऐड भी देखे होंगे, जिसमें ऑलमोस्ट ये बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, सही होता है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करें, ये बेसिकली होता क्या है, तो यहां पे जो आप म्यूचुअल फंड एजेंसीज को पैसा देते हैं ना, आप उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ उन्हें वो पैसा दे रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। और वो म्यूचुअल फंड एजेंसीज आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगी ऐसी स्थिति या ऐसे मार्केट में जहां से पैसा जनरेट किया जा सकता है और आपके पैसे को बढ़ाया जा सके। तो म्यूचुअल फंड एजेंसीज ऐसी एजेंसीज होती हैं जो पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करती हैं और उसी को वो क्या करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं अलग अलग कंपनियों में। तो बेसिकली ऐसा क्यों किया जाता है, ये म्यूचुअल फंड ऐसा इसलिए करती है ताकि वो लोग जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं बट नॉलेज ना होने की वजह से उन्हें लॉस यानी घाटे का सामना करना पड़ता है, वो लोग अपना सारा पैसा शेयर में ना लगा के उसे म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन है जहां उनके लिए जो कि फ्रेशर्स हैं या जिन्हें नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट की। ठीक है, म्यूचुअल फंड रिस्की भी होता है, ध्यान रखना। म्यूचुअल फंड 3 कैटेगरीज का होता है, एक आपका जिसे हम लोग बोलते हैं स्मॉल कैपिटल म्यूचुअल फंड, एक मिड कैपिटल और एक लार्ज कैपिटल म्यूचुअल फंड। तो जो लार्ज कैपिटल म्यूचुअल फंड है ना, इसमें बेसिकली रिस्क नहीं होता, या यूं कह सकते हैं बहुत मिनिमम होता है, बहुत कम होता है। लेकिन जो स्मॉल कैपिटल म्यूचुअल फंड है इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद अगर हम लोग समझें तो और क्या कंट्रोल करता है ये, और क्या कंट्रोल करता है ये, तो आप ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, म्यूचुअल फंड, इसके अलावा टू रेगुलेट स्टॉक मार्केट। और आप लोगों ने 2 भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुना होगा। एक है जिसे हम लोग बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो हमारे इंडिया का सबसे पुराना या सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है। अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो ये एशिया का भी सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है। उसके बाद अगर हम बात करें एक जिसका नाम आपने सुना होगा एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो ये वो 2 फेमस स्टॉक एक्सचेंज है जो हमारे इंडिया में बेसिकली जितनी भी कंपनीज हैं उनके शेयर्स को क्या करते हैं, सोल्ड आउट करते हैं। बेसिकली आपको अपनी कंपनी के शेयर्स बेचने हैं तो आपको इन्हीं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचने
होंगे। और इनके ऊपर भी जो कंट्रोल है वो किसका होता है? सेबी का कंट्रोल होता है। तो ये हमने जो डिस्कस किया है वो सेबी का फंक्शंस डिस्कस किया है। अब अगर हम बात करें शेयर मार्केट में कैसे इन्वॉल्व होंगे, एंटर कैसे करेंगे, उसके बारे में हम समझेंगे। जैसे मैं बात करूं, जब भी हम शेयर मार्केट की बात करते हैं ना, तो हमें इसमें दो मार्केट के बारे में समझना बहुत जरूरी होता है। एक जिसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, और दूसरा जिसे हम लोग नाम देते हैं सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट। तो बेसिकली ये जो सेकेंडरी मार्केट है या ये जो प्राइमरी मार्केट है, इनके ना अल्टरनेट नेम भी है। तो अगर मैं बात करूं प्राइमरी मार्केट की, तो इसका अल्टरनेट नेम क्या है? आईपीओ। और इसका अल्टरनेट नेम क्या है? एफपीओ। एफपीओ। अब यहां पे ये जो प्राइमरी मार्केट है, इसे हमने हिंदी में क्या बोला? प्राथमिक बाजार। प्राथमिक बाजार। और इसे हमने क्या बोला? द्वितीयक बाजार। द्वितीयक बाजार। तो प्राइमरी मार्केट क्या होगा? एक ऐसा मार्केट, एक ऐसा बाजार, ध्यान रखना अगर हम लोग बात करें, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, एक ऐसा मार्केट जहां पे कोई कंपनी अपने शेयर्स को पहली बार बेचती है, तो उस मार्केट को क्या कहते हैं? प्राइमरी मार्केट की बात की जाए तो इसमें हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, एक ऐसा मार्केट जहां पे, यानी व्हेन एक कंपनी इशू his share first time in share market। जब एक कंपनी अपनी कंपनी के शेयर पहली बार शेयर बाजार में बेचेगी, तो वो मार्केट जो है प्राइमरी मार्केट के नाम से जाना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने सुना होगा, जो पेटीएम है या फिर जोमेटो है या फिर एलआईसी है, ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च किया था। अपना आईपीओ लॉन्च किया था। आईपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो मैं इसकी फुल फॉर्म बताऊं तो क्या होगा? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इसकी फुल फॉर्म होगी। प्राइमरी मार्केट, आई होप आपको क्लियर होगा, व्हेन ए कंपनी इशू हिज शेयर फर्स्ट टाइम इन शेयर मार्केट। फॉर एग्जांपल पेटीएम, जोमेटो, एलआईसी, ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी कंपनी के शेयर्स को पहली बार शेयर मार्केट में इशू किया। और जब कोई अपनी कंपनी के शेयर्स को पहली बार शेयर मार्केट में इशू करता है, तो वो कंपनी काफी तेजी से बूम भी कर सकती है या डाउनफॉल में भी आ सकती है। जैसा कि पेटीएम की बात की जाए, तो पेटीएम के जो शेयर के प्राइस हैं वो क्या हो गए हैं? डे पर डे, ध्यान रखना, ये बढ़ने की बजाय क्या होते गए? घटते चले गए। और आज पेटीएम के शेयर की वैल्यू बहुत कम हो चुकी है, जो 600 के अराउंड हो चुकी है। बट जब पेटीएम ने अपना आईपीओ लॉन्च किया था, 2021 के लास्ट में किया था, उस वक्त आप ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें इसमें इसके एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, तो वो 2000 रुपए के अप्रोक्स इसने एक शेयर लॉन्च किया था। तो आप समझ सकते हैं किस कदर ये पेटीएम की जो मार्केट है वो क्या हुई है? डाउन में आई है। और आज एक शेयर की वैल्यू 600 के अराउंड है, जो पहले कभी 2000 के अराउंड इसने लॉन्च किए थे इसे। तो यहां जितने भी पेटीएम इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने आईपीओ में इन्वेस्ट किया होगा, उसे लॉस हुआ होगा। अगर हम लोग बात करें, सपोज करो कि आप आज पेटीएम के शेयर खरीदोगे, अगर आप आज शेयर मार्केट में जाते हो और आप पेटीएम के शेयर खरीदते हो, तो क्या आप उसके आईपीओ में इन्वॉल्व हो रहे हो? नहीं, क्योंकि वो अपना आईपीओ लॉन्च कर चुका है और वो शेयर बेच भी चुका है। आप अगर आज जा रहे हो उसके शेयर खरीदने के लिए, तो वो शेयर आपको सेकेंडरी मार्केट में मिलेंगे, ना कि प्राइमरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में शेयर तभी मिलेगा जब पहली बार मार्केट में आया होगा। बट अब तो वो शेयर कितनी बार बिक चुके हैं, तो उसे हम लोग सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। इसे अगर हम लोग समझे किस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं व्हेन सोल्ड शेयर reissued by
इन्वेस्टर, भाई जब इन्वेस्टर्स के द्वारा शेयर्स को दोबारा से क्या किया जाएगा, री इशू किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहां पे मैंने पेटीएम के शेयर खरीदे, 10 शेयर खरीदे और 1000 रुपए की वैल्यू पे खरीदे, 10 शेयर खरीदे मैंने 1000 रुपए की वैल्यू पे खरीदे। अब क्या हो गया, इसकी जो शेयर की वैल्यू क्या होती चली गई, ये मैंने आईपीओ में खरीदे थे, वो क्या होने लगी, धीरे धीरे कम होने लग गई। आज एक शेयर की वैल्यू कितनी बच गई है, 600 रुपए की बच गई है। तो मैंने सोचा इससे पहले मुझे और ज्यादा नुकसान हो, इसे बेचो और निकल जाओ। दैट मीन्स यहां पे मैं अपने शेयर्स को दोबारा से बेच रहा हूं। ये शेयर जो एक बार मैंने खरीद लिए, दैट मीन्स वो बिक चुके हैं। तो जब पहली बार बिकेंगे तो वो प्राइमरी मार्केट में बिकेंगे। अब उसी शेयर को मैं बेचना चाह रहा हूं, इसका मतलब मैं उसे दोबारा बेच रहा हूं। क्या कर रहा हूं भाई, री इशू कर रहा हूं। और जब मैं री इशू करूंगा तो वो सेकेंडरी मार्केट में कंसीडर किया जाएगा। कहां पर, सेकेंडरी मार्केट में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म आप देख सकते हो, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ठीक है भाई, ये आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। एफपीओ की फुल फॉर्म, आईपीओ की फुल फॉर्म तो ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, बट एफपीओ की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो ये हमने जो डिस्कस किया प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करने वाले हैं कुछ फैक्चुअल बेसिस डिटेल्स की। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि व्हाट इज शेयर, शेयर कहते किसे हैं, शेयर किसे कहते हैं बेसिकली, तो आप ध्यान रखना मैं उसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, शेयर किसे कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें शेयर किसे कहते हैं या फिर डिवेंचर किसे कहते हैं, शेयर जिसे मैंने अभी नाम दिया इसे हम शेयर भी बोलते हैं, इसी को हम अंश भी बोलते हैं, तो आप ध्यान रखना। ठीक है, डिवेंचर का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ ऋण पत्र। क्या होता है, ऋण पत्र। डिवेंचर का मतलब होता है ऋण पत्र। आई होप आपको ये समझ में आई होगी बात। तो डिवेंचर का मतलब क्या हो गया, ऋण पत्र। अच्छा, शेयर क्या होता है, शेयर जो कंपनियां इशू करती हैं वो क्यों इशू करती हैं, प्रॉफिट के मकसद से, डिविडेंड के पर्पज से, ध्यान रखना। और मान लीजिए मैं एक कंपनी के शेयर्स इशू कर रहा हूं, तो जब मैं शेयर इशू करूंगा ना, तो मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपनी कंपनी का जो प्रॉफिट होगा, डिविडेंड होगा, उसे मैं खुद नहीं रख करके अपने सभी इन्वेस्टर में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, यानी बांटूंगा। आपको समझ में आया होगा। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, दैट मीन्स आप उसकी कंपनी के प्रॉफिट और लॉस दोनों में भागीदार होगे। तो ये क्या कहती है कंपनी, इट इशूड फॉर डिविडेंड एंड ऑल शेयर होल्डर treated as ओनर। भाई यहां पे ध्यान रखना, यह जो इशू किया जाता है वो लाभ के लिए इशू किया जाता है। इट इशूड फॉर डिविडेंड एंड ट्रीटेड एज, यहां पे जितने भी शेयर होल्डर है ना, उनको किस तरीके से कंसीडर किया जाएगा, तो आप ध्यान रखना, उनको कंसीडर किया जाता है बेसिकली एक ओनर की तरह। ओनर का मतलब क्या हो गया, मालिक की तरह कंसीडर किया जाएगा। दैट मीन्स ये जितने भी शेयर होल्डर हैं वो कंपनी के मालिक जैसे समझे जाएंगे, कंपनी के प्रॉफिट और लॉस में ये भागीदार होंगे, इन्वॉल्व होंगे। अब मैं बात करूं, मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, कितने शेयर खरीद लिए भाई, मैंने किसी कंपनी के 1000 शेयर खरीद लिए 100 रुपए के रेट से। दैट मीन्स मैंने इसे 1 लाख रुपए दिए। अब ये कंपनी क्या होती है भाई, डूब जाती है। ये कंपनी क्या होती है, डूब जाती है। ऐसी कंडीशंस में अगर ये कंपनी डूब जाती है तो क्या जो मेरा पैसा होगा वो मुझे वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो क्योंकि मैं एक शेयर होल्डर हूं, दैट मीन्स मुझे पैसा वापस नहीं मिलेगा।
यानी मैं कंपनी के प्रॉफिट और लॉस दोनों में भागीदार हूं। अगर कंपनी बंद हो गई है, डूब गई है, तो इसका मतलब मेरा पैसा भी क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन अगर मैं डिवेंचर में इन्वॉल्व हूं तो ये कैसे लिंक अप करेगा, कैसे हम समझेंगे, उसी को यहां पे दोबारा से देखते हैं, ध्यान रखना। तो अगर हम लोग बात करें डिवेंचर्स पेपर की, तो डिवेंचर पेपर क्या होता है, डिवेंचर पेपर कहते किसे, इट इशूड for a fixed it issued on a fixed interest rate for a fixed टाइम पीरियड। तो आप ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें, ये जो इशू किया जाता है ये एक निश्चित ब्याज की दर पर इशू किया जाएगा निश्चित समय के लिए। अगर मैं इसे हिंदी में समझाऊं आपको तो आप क्या समझोगे भाई, यह निश्चित ब्याज की दर पर निश्चित समय के लिए इशू किया जाता है। निश्चित ब्याज दर पर निश्चित समय के लिए जारी किया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं शेयर की, तो ये जो है लाभ के लिए जारी किया जाता है और सभी अंशधारकों को कंपनी के मालिक के जैसा समझा जाता है। यह लाभ के लिए जारी किया जाता है और सभी अंशधारक जो हैं वो कंपनी के मालिक जैसे समझे जाते हैं। आई होप आपको ये शेयर और डिवेंचर्स वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है भाई, यहां तक चीजें समझ में आई। शेयर क्या होता है, डिवेंचर क्या होता है। अगर आप शेयर खरीदोगे तो वो आप कंपनी के ओनर जैसे ट्रीट किए जाओगे, यानी कंपनी का प्रॉफिट तो आपका प्रॉफिट, कंपनी का लॉस तो आपका लॉस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डिवेंचर्स में इन्वॉल्व होते हो, किसी कंपनी के डिवेंचर्स में इन्वॉल्व होते हो, दैट मीन्स कंपनी आपसे लोन ले रही है, कंपनी आपको विद इंटरेस्ट आपका पैसा वापस करेगी, ब्याज के साथ आपका पैसा वापस किया जाएगा। ध्यान रखना, चाहे कंपनी प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं उसे समझना। अच्छा, मैंने यहां पे आपको समझाया कि शेयर क्या होता है, डिवेंचर क्या होता है, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। अब मान लो मेरी इच्छा है शेयर खरीदने की, तो क्या प्रोसेस है, कैसे खरीदूंगा मैं शेयर। इसके लिए मुझे चाहिए एक अकाउंट जिसे हम नाम देते हैं डीमेट अकाउंट। ठीक है, तो ये जो डीमेट खाता है ना, जिसे डीमेट अकाउंट के नाम से जाना जाता है बेसिकली, तो ये डीमेट अकाउंट के बारे में ही हम यहां पे समझेंगे क्या चीज है ये। डीमेट खाता, तो बेसिकली ये जो डीमेट खाता है यानी डीमेट अकाउंट, ये शेयर ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता है। ये शेयर ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता है, यानी फॉर शेयर ट्रेडिंग। अगर आपको शेयर खरीदना है तो पहले डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा, जिसे आप ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हो, बैंक में जाके बैंक की मदद से भी ओपन कर सकते हो। तो डीमेट अकाउंट क्या होता है, आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर की खरीद और बिक्री के लिए, शेयर की खरीद और बिक्री के लिए
इसका इस्तेमाल होता है। ध्यान रखना, शेयर की खरीद और बिक्री के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो डीमैट अकाउंट क्या चीज है ये आपको मैंने अच्छे से समझा दिया। ध्यान रखना भाई, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जो बुल एंड बियर वर्ड है, बुल एंड बियर वर्ड है, जैसे आपने सुना हो, अगर एक होता है बुल मार्केट और एक होता है बियर मार्केट, बियर मार्केट। तो आप ध्यान रखना, अगर हम बुल बाजार की बात करें तो ये तेजी का सिंबल होगा और ये जो होता है ये मंदी का सिंबल होता है। ध्यान रखना बेसिकली, तो बुल बाजार या बुल मार्केट, बियर बाजार या बियर मार्केट, तो क्या फर्क होता है इन दोनों में? बेसिकली ध्यान रखना, जब किसी कंपनी के जो शेयर प्राइस है वो क्या हो रहे होते हैं? बढ़ रहे होते हैं। यदि किसी कंपनी के शेयर के प्राइस बढ़ रहे हो और भविष्य में भी बढ़ने की संभावना हो तो ऐसी कंपनियों को बुलिश कंपनी के नाम से जाना जाता है और उनके आगे बुल का सिंबल लगा हुआ होता है जिसे बुल मार्केट में इन्वॉल्व किया जाता है। भाई आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, एक पर्सन जब किसी कंपनी के शेयर के प्राइस बढ़ते हैं तो उसके शेयर को वो खरीद लेता है, तो वो कंपनी या वो किस मार्केट में इन्वॉल्व है वो कंपनी, तो वो कौन सी कंपनी होगी? तो बुल मार्केट में इन्वॉल्व होगी। या आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि भाई एक इन्वेस्टर वो वेट कर रहा है कि कब कंपनी की प्राइस कम होगी शेयर की और वो शेयर खरीदेगा। दैट मीन्स यदि किसी कंपनी के शेयर के प्राइस कम हो रहे हैं तो वो किस मार्केट का सिंबल है? वो बियर मार्केट का सिंबल है। यानी यहां पे जो कंपनी है, कंपनी, इसके जो शेयर के प्राइस होंगे, इसके जो शेयर के प्राइस होंगे वो क्या होंगे? कम होंगे। अगर हम बुल मार्केट की बात करें तो यहां शेयर के प्राइस बढ़ते हैं, बियर मार्केट की बात करें तो शेयर के प्राइस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं आपको, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया किसका? पीएनबी का, पंजाब नेशनल बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक का। अब मैं बात करूं पंजाब नेशनल बैंक जिसके 4 दिन पहले जो शेयर के प्राइस थे, एक शेयर की वैल्यू थी 40 रुपए, 40 रुपए पर शेयर। अब मान लो नेक्स्ट डे ये क्या हो जाता है? 42 रुपीज पर शेयर। नेक्स्ट डे ये कितना हो जाता है? 48 रुपीज पर शेयर। अब आप ये देख रहे हो कि किसी कंपनी के शेयर के प्राइस क्या हो रहे हैं? लगातार बढ़ रहे हैं। जैसे मैं वो कंपनी का नाम क्या बताया मैंने आपको? पीएनबी, यानी पंजाब नेशनल बैंक। इसके जो शेयर की वैल्यू है लगातार 3 दिन में क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो आप मुझे ये बताओ कि हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, यानी 4th डे, चौथा दिन भी इसके शेयर क्या होंगे? बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? हम तो यही एक्सपेक्ट करेंगे, हर कोई यही एक्सपेक्ट करेगा। तो ऐसी कंपनी को बुल कंपनी में कंसीडर किया जाएगा। और मान लीजिए एक इन्वेस्टर जिसने 48 रुपीज से इसके 1000 शेयर खरीद लिए, क्योंकि ये उम्मीद लगाए बैठा था अगले दिन शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, और हुआ भी ऐसा ही, हुआ भी ऐसा ही, और ये हो गई 50 पे पहुंच गई। अब वो वेट कर रहा है कि भैया और बढ़ेगी तब मैं इसके शेयर को बेचूंगा। बट आप ध्यान रखना, नेक्स्ट डे इवनिंग में एक न्यूज आई, नीरव मोदी नाम का एक व्यक्ति जो पीएनबी के 11,400 करोड़ रुपए लेकर गायब हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? पीएनबी की नेगेटिव न्यूज आई मार्केट में, और अब पीएनबी के जो शेयर की वैल्यू है वो बढ़ने की बजाय अब क्या होने लग गई? कम होने लग गई। भाई नेक्स्ट डे जैसे ही ये मार्केट 50 रुपए के रेट पे ओपन होगा, विद इन अ सेकेंड इसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। और अब ये सपोज करो कि 50 से गिरकर सीधा कितने पे आ जाता है? 30 पे, फिर कितने पे आ जाता है? 28 पे, फिर कितने पे आ जाता है? 25 पे। दैट मीन्स अब ये जो कंपनी है वो एज अ बियर मार्केट कंसीडर की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही कंपनी वो बुल मार्केट में भी इन्वॉल्व हो सकती है और बियर मार्केट में भी इन्वॉल्व हो सकती है।
आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा गया, बुल एंड बियर वर्ड किस मार्केट से संबंधित हैं, किस बाजार से संबंधित हैं? तो बुल और बियर ये जो दो शब्द हैं ये शेयर बाजार से संबंधित है, शेयर मार्केट से संबंधित है। आई होप आपको ये बुल एंड बियर वर्ड समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम इससे आगे चलते हैं। अब हम एक्चुअली शेयर मार्केट की कुछ इलीगल एक्टिविटी के बारे में देखते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग, एक्चुअली इसको बोला जाता है भेदिया व्यापार। भेदिया व्यापार क्या बोला जाता है? भेदिया व्यापार। क्या होता है ये भेदिया व्यापार? इसी के बारे में हम लोग यहां पे समझने वाले हैं। भेदिया व्यापार है ना, जैसे आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। एज इट इज अगर हम लोग बात करें यहां पे इसकी कंपनी का ही कोई एम्प्लॉय जो इसकी कंपनी का सत्यानाश करेगा या इसकी कंपनी की जो इंफॉर्मेशन है वो अपने निजी लाभ के लिए, अपने खुद के बेनिफिट के लिए क्या करेगा? लीक करेगा, किसी और के साथ शेयर करेगा अपने थोड़े से या छोटे से बेनिफिट के लिए। तो इनसाइडर ट्रेडिंग का क्या मतलब हो गया? अगर मैं आपको समझाऊं तो थोड़ा इसको मैं डिटेल में समझाता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। फुल एग्जांपल मैंने ये कहा, एक ये कंपनी है और एक ये कंपनी है। ये दोनों कंपनियों का जो बिजनेस है ना वो सेम है। दोनों कंपनियों का जो बिजनेस है वो क्या है? सेम है। जैसे मैंने बोला ये कंपनी बेसिकली ये भी मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट बेचती है और ये भी मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट बेचती है, बट ये एक्चुअली छोटी कंपनी है, कोई इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन ये एक बड़ा ब्रांड है जिसके बारे में सब जानता है। जैसे आपने नाम सुना होगा अमूल के बारे में, है ना, अमूल दूध पीता है इंडिया। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें, अमूल एक नेशनल ब्रांड है, लेकिन अगर हम लोग बात करें बेसिकली जैसे सुधा हो गया, या अगर हम लोग बात करें हर स्टेट का एक लोकल ब्रांड। अब ये लोकल ब्रांड खतरे में है क्योंकि अमूल ने उसके स्टेट में एंट्री ले ली है। अमूल की बात की जाए, ये जस्ट मैं एग्जांपल समझा रहा हूं आपको, इसके एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपीज और इसके एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए। एक्चुअली ये चल रहा है लॉस में, ये चल रहा है प्रॉफिट में। अब यहां पे ये क्या करना चाहता है भाई? अमूल वहां पे मोनोपोली स्थापित करना चाहता है अपनी स्टेट में, क्योंकि इसके टक्कर का एक यही है, इसने अपनी मोनोपोली बनाने के लिए इसके साथ एक डील करी और इसको बोला कि भाई हमें क्या करना है, आपके शेयर्स को खरीदना है, आपकी कंपनी को खरीदना है। अब ये छोटी कंपनी जो एक्चुअली खुद इससे लॉस में चल रही थी, तो इन्होंने सोचा यार हम तो वैसे ही घाटे में चल रहे हैं, अब इस अपॉर्चुनिटी को भी छोड़ देंगे तो पता नहीं आगे वैसी कंपनी डूब जाएगी। इन्होंने इसकी अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया और फाइनली ये रेडी हो गए अपनी कंपनी को बेचने के लिए। भाई मार्केट में इसके जो शेयर है उसकी प्राइस 10 रुपए है। अब यहां पे ध्यान रखना, जैसे ही मार्केट में ये न्यूज आएगी कि अमूल जो इतना बड़ा ब्रांड है वो उस छोटे से ब्रांड को क्या कर रहा है? खरीद रहा है। दैट मीन्स अब यहां पर ये जो छोटे वाले ब्रांड की यानी मिल्क से बने प्रोडक्ट की कंपनी की जो डिमांड है वो मार्केट में काफी तेजी से इंक्रीज होगी। इसके शेयर के प्राइस बढ़ने लगेंगे और जब शेयर के प्राइस बढ़ने लगेंगे तो आपको पता ही है लोग इसमें इसकी डिमांड को बढ़ा देंगे। लेकिन ये इंफॉर्मेशन अगर मार्केट में आने से पहले ही किसी को पता चल जाए, फॉर एग्जाम्पल इस छोटी कंपनी के किसी एम्प्लॉय को पता चल जाए, तो बताओ वो इसका फायदा उठा सकता है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। तो इसका फायदा वो जरूर उठाएगा और वो इस इंफॉर्मेशन को क्या करेगा? अपने किसी रिलेटिव के साथ, किसी जानने वाले के साथ या किसी को बेच देगा कि भाई आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करो, क्योंकि अभी उसके शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, अभी मार्केट में ये न्यूज नहीं आई है, बट जैसे ही मार्केट में न्यूज आएगी इसके शेयर के प्राइस बूम करेंगे और उस वक्त आप इसे बेचकर बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो यहां पे ध्यान रखना, इसने कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक कर दी, ठीक है, और ये एक इलीगल एक्टिविटी है। ये क्या है? एक इलीगल एक्टिविटी है। अगर मैं कहूं इसे कैसे लिखेंगे हम, तो हम ध्यान रखना, when a company
ओनर और एम्प्लॉय, when a company owner or employee share his important information for own benefit that means इसका क्या मतलब हुआ, जब एक कंपनी या उस कंपनी का कोई एम्प्लॉय अपने खुद के लाभ के लिए अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर कर दे, साझा कर दे। अच्छा, कंपनी का मालिक लिख दिया मैंने, बिल्कुल, क्योंकि ये छोटी कंपनी तो अपने शेयर्स को बेच रही है ना, तो अब वो ध्यान रखना दोनों तरफ से मुनाफा कमाने की कोशिश में इस इंफॉर्मेशन को भी लीक कर सकती है, क्योंकि अब वो ये सोच रहा भाई मेरी कंपनी तो बिक गई, जितने पैसे समेटे जा सकते हैं समेट लो, कुछ पैसे इसकी इंफॉर्मेशन को लीक करके भी कमा लो। तो आप ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली कंपनी का मालिक भी कई बार, छोटी छोटी कंपनियों के मालिक भी इस इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि भैया इनसाइडर ट्रेडिंग है क्या। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं किस चीज के बारे में, तो आप ध्यान रखना वो है इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में। इनसाइडर ट्रेडिंग तो हो गया, अब हम बात करेंगे सर्कुलर ट्रेडिंग। सर्कुलर ट्रेडिंग, सर्कुलर ट्रेडिंग, ठीक है भाई, इसे हम बोलते हैं सर्कुलर व्यापार। सर्कुलर व्यापार, सर्कुलर व्यापार। तो बेसिकली ये सर्कुलर ट्रेडिंग यानी सर्कुलर व्यापार होता क्या है, यहां पे ध्यान रखना, आज ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आज ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले क्या करते थे, कुछ इन्वेस्टर मिलकर ना शेयर के प्राइस को मैनिपुलेट कर देते थे, शेयर के प्राइस को मैनिपुलेट कर देते थे, यानी बढ़ा देते थे, घटा देते थे, अपनी मर्जी से ये मैनिपुलेट कर सकते थे। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। When some investor increase share price of company for own benefit, आप ध्यान रखना, जब कुछ निवेशक अपने निजी लाभ के लिए, जब कुछ निवेशक अपने निजी लाभ के लिए कंपनी की जो इंफॉर्मेशन है ना वो तो बेचेंगे, तो क्या कहलाएगा, इनसाइडर ट्रेडिंग। लेकिन जब कुछ इन्वेस्टर आपस में मिलकर शेयर की वैल्यू को मैनिपुलेट कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, कैसे बढ़ाएंगे, कैसे मैनिपुलेट करेंगे, तो इसी को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। बेसिकली ध्यान रखना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि भाई मैंने किसी कंपनी के शेयर जो हैं, भाई सपोज करो एक कंपनी है जिसने अपने 10,000 शेयर बेचे, एक शेयर की कीमत रखी 10 रुपए। कोई इसके शेयर में इंटरेस्ट नहीं है, कोई इसके शेयर्स को खरीदना नहीं चाह रहा क्योंकि कोई इस कंपनी को जानता ही नहीं है। अब इसने एक डिसीजन लिया कि भाई मेरी कंपनी के शेयर को ना मैनिपुलेट करो ताकि लोगों को इसके डिमांड का पता चले। अब कुछ लोगों ने इसको मैनिपुलेट करना स्टार्ट किया, कुछ लोगों ने इसे 10 रुपए पे खरीदा और 20 में इसको किसी दूसरे को बेच दिया, फिर 30 में, फिर 40 में, फिर 50 में। इस तरीके से इन्होंने इसके शेयर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब मार्केट में एक नया इन्वेस्टर आया और उसे लगा कि ये बुलिश कंपनी है, इसके शेयर के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो मुझे इसमें पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया में 80% पॉपुलेशन जो है ना वो बुल मार्केट में पैसा लगाती है, सिर्फ 20% ही बियर मार्केट में पैसा लगाती है। और हमारे इंडिया की पॉपुलेशन का सिर्फ 4% हिस्सा ही शेयर मार्केट में इन्वॉल्व है, और कोविड से पहले तो ये 2% हुआ करता था। तो कोविड की वजह से इसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ी है लोगों की, ठीक है। व्हेन सम इन्वेस्टर इंक्रीज शेयर प्राइस
ऑफ अ कंपनी फॉर ओन बेनिफिट, जब कोई अपने निजी लाभ के लिए शेयर की कंपनी के प्राइस को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, तो उसी को हम लोग सर्कुलर ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं। आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हुई होगी कि भाई कोई भी इन्वेस्टर्स जो है वो मिलकर क्या करते हैं, शेयर के प्राइस को बढ़ा देते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है, और वो है मसाला बॉन्ड, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, मसाला बॉन्ड के बारे में। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं मसाला बॉन्ड की। क्या होता है ये मसाला बॉन्ड? मसाला बॉन्ड तो बेसिकली ये जो मसाला बॉन्ड है ये क्या चीज है, किस तरीके से वर्क करती है, तो आप समझना, व्हेन इंडियन डिनोमिनेशन करेंसी सोल्ड इन फॉरेन मार्केट, या बेसिकली मैं अगर आपको एक डेफिनेशन में समझाऊं, जैसे सपोज करो कि हम हमारी करेंसी की वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, तो या तो हम एक्सपोर्ट करके बढ़ा सकते हैं, या हम हमारी करेंसी की वैल्यू को क्या करें, फॉरेन में अपने सिक्योरिटीज के रूप में इसे बेचना स्टार्ट कर दें। अब यहां पे ध्यान रखना, ये मसाला बॉन्ड बेसिकली किस तरीके से समझा जाएगा, तो इंडियन करेंसी के जो बॉन्ड पेपर होते हैं, भारतीय मुद्रा में जो बॉन्ड पेपर विदेशी बाजार में बेचे जाएंगे, बेसिकली मान लो इंडिया के बॉन्ड पेपर हैं, अगर वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में या अमेरिका के बाजार में बेचे जाएंगे तो वो डॉलर में बिकने चाहिए, क्योंकि अमेरिका में तो डॉलर चलता है। तो अगर वो डॉलर में बिकेगा तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा मसाला बॉन्ड के रूप में। अगर उसे हम भारत की करेंसी में बेचेंगे तभी उसे मसाला बॉन्ड के रूप में कंसीडर किया जाएगा। तो अगर मैं मसाला बॉन्ड की बात करूं, व्हेन इंडियन करेंसी when Indian currency bond paper sold in foreign market, sold in foreign market, that means जब भारतीय मुद्रा के बॉन्ड पेपर विदेशी बाजार में बेचे जाएंगे तो वह सभी बॉन्ड पेपर मसाला बॉन्ड के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा भारत इसलिए करता है ताकि ज्यादातर वहां रह रहे लोग भारत के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें और भारत के पास फॉरेन करेंसी का रिजर्व क्या हो सके, बढ़ सके, और भारत की जो करेंसी की वैल्यू है उसे भी इंक्रीज किया जा सके। ऐसा सिर्फ हम नहीं करते, ऐसा ऑलमोस्ट हर कंट्री करती है। जैसे मैं अगर चाइना की बात करूं तो चाइना जो अपने बॉन्ड पेपर को विदेशों में बेचती है अपनी डोमेस्टिक करेंसी युआन में या रेमेबी में, तो आप ध्यान रखना उसे वो क्या नाम देती है, उसे वो डिमसम बॉन्ड पेपर के नाम से पुकारती है। यही चीज जब जापान की बात की जाए तो जापान उसे ध्यान रखना किसके नाम से जानती है, सुशी बॉन्ड के नाम से जानती है। आई होप आपको सुशी और डिमसम के बारे में पता होगा, नहीं पता होगा तो आप गूगल कर लेना, आपको पता चलेगा ये है क्या चीज। जैसे जैपनीज डिश है सुशी, वैसे ही यहां की भी एक डिश है जिसे डिमसम बोला जाता है, यानी मोमोज। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं एक फुल फॉर्म जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, एक फुल फॉर्म जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, और वो है ESOP की, यानी एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। इसकी फुल फॉर्म हमें लिखनी है, ये याद रखनी है, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। आपके एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है, आपके एग्जाम में मसाला बॉन्ड पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम में इनसाइडर ट्रेडिंग पूछा जा चुका है, बुल एंड बियर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। और आप ध्यान रखना IPO और FPO तो पूछा ही जा चुका है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब
हम बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज जो हमारे इंडिया में वर्क करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इससे पहले अगर मैं एक और वर्ड समझाऊं तो एक वर्ड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं अंडर राइटर। अंडर राइटर ये होता क्या है समझना थोड़ा। जब बैंक जितनी भी कंपनी है उसके शेयर्स को बेचने में बैंक हेल्प टू सोल्ड देयर शेयर। जब बैंक जो है ना वो, ध्यान रखना, कंपनी के शेयर्स को बेचने में क्या करती है, उसकी हेल्प करती है, मदद करती है, तो उसी को हम क्या नाम दे देते हैं, अंडर राइटर। ये एक लीगल तरीका है अपनी कंपनी के शेयर्स को बढ़ाने का, उसकी वैल्यू को बढ़ाने का। क्योंकि अगर आप किसके थ्रू जाएंगे, सर्कुलर ट्रेडिंग के थ्रू, तो वो इलीगल हो जाएगा। यहां बैंकों की मदद से भी शेयर को बेचा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है, ना कि नकली डिमांड बना के, ठीक है। अब जो हम डिस्कस कर रहे थे वो हम बात करने वाले हैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। स्टॉक एक्सचेंज और दो भारतीय स्टॉक एक्सचेंज हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हैं। दो भारतीय स्टॉक एक्सचेंज है जिनसे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें पहला स्टॉक एक्सचेंज जिसे हमने क्या नाम दिया, बीएससी का। बीएससी जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इसकी स्थापना यानी इसका एस्टैब्लिशमेंट 1875 में हुआ है। इसका हेड ऑफिस यानी हेडक्वार्टर ये कहां पर स्थित है, मुंबई में। और अगर हम लोग बात करें इसके इंडेक्स को क्या कहते हैं, सेंसेक्स। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी के इंडेक्स को क्या कहते हैं, तो आप ध्यान रखना सेंसेक्स। अच्छा, सेंसेक्स कितनी कंपनियों के ऊपर डिपेंड करता है, सेंसेक्स होता क्या है, तो सेंसेक्स ध्यान रखना टॉप की 30 कंपनीज की एक लिस्ट है। टॉप 30 कंपनीज इसमें लिस्ट होती है, ध्यान रखना, उसी को हम क्या नाम देते हैं, सेंसेक्स। बीएससी जिसमें लगभग 6000 के आसपास कंपनियां रजिस्टर्ड है, उसमें जो टॉप की 30 कंपनियां होती हैं उसे बोला जाता है सेंसेक्स। और बीएससी पूरी तरीके से सेंसेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सेंसेक्स इंक्रीज होता है, अप जाता है, तो बीएससी भी बढ़ेगा। अगर सेंसेक्स डाउन जाता है तो बीएससी को भी कंसीडर किया जाता है कि वो भी क्या हो रहा है, डाउनफॉल में है। और अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखना ये ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इन इंडिया, या आप कह सकते हो एशिया, ठीक है। आई होप यहां तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बीएससी से जुड़े अगर कुछ फैक्ट बनते हैं तो वो यही बनते हैं, बीएससी की स्थापना कब हुई, 1875 में। इसके इंडेक्स को क्या कहते हैं, सेंसेक्स। और अगर वो पूछे इंडिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो वो भी क्या होगा, बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं यहां बता चुका हूं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। बीएससी से ही जुड़ा एक और स्टॉक एक्सचेंज है जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, एनएससी, और उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, ध्यान रखना। और अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है एनएससी। क्या होता है एनएससी, इसके बारे में जानेंगे। एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। भाई ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना, इसका स्टैब्लिशमेंट 1992 में किया गया। इसका जो हेड ऑफिस यानी हेडक्वार्टर है वो मुंबई में। और अगर मैं बात करूं तो इसके इंडेक्स को क्या कहते हैं,
इसके इंडेक्स को क्या कहते हैं? इसका नाम है निफ्टी। और आप लोगों ने सुना होगा निफ्टी 50। तो निफ्टी में कितनी कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं भाई? टॉप की 50 कंपनी, टॉप 50 कंपनीज। तो ये कुछ इसके रिलेटेड फैक्ट्स हैं जो हमने डिस्कस किए। एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एक्चुअली एनएससी की बात की जाए तो एनएससी के जो हेड है उनका नाम क्या है? गिरीश चंद्र, इसके जो चेयरपर्सन है। और अगर हम बीएससी की बात करें तो ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें इसमें कितनी कंपनियां रजिस्टर्ड है? टॉप की 50 कंपनियां। ये है एनएससी। हमारे इंडिया में 2 फेमस स्टॉक एक्सचेंज है। कितने? तो 2 फेमस स्टॉक एक्सचेंज है। बेसिकली आपको ये चीज भी समझ में आई होगी। अच्छा, हम 2 और स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जानेंगे जो कि इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला एम्स्टर्डम। ये जो एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज है ना, बेसिकली ये एस्टैब्लिश हुआ 1602 में। कहां पे? तो नीदरलैंड में। नीदरलैंड में। इसके इंडेक्स को क्या कहते हैं? तो यूरोनेक्स्ट। यूरोनेक्स्ट। इसकी खासियत क्या है? तो ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इन वर्ल्ड। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वर्ल्ड यानी संसार का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कहां पर स्थित है? नीदरलैंड में। क्या नाम है? एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। कब स्टैब्लिश हुआ? 1602 में। इसके इंडेक्स को क्या कहते हैं? यूरो नेक्स्ट। समझ में आ गया होगा आपको, ये सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। लेकिन अगर पूछे इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज तो आंसर होगा बीएससी। वर्ल्ड का तो एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, तो वो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। एक्चुअली ये जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है इसका एस्टैब्लिशमेंट 1792 में। को आपको पता ही है ये कहां है? तो यूएसए में। ये लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, बट आप समझ लेना यूएसए में। इसके इंडेक्स को क्या कहते हैं? डो जोन्स। और ये लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इन वर्ल्ड। भाई वर्ल्ड का यानी संसार का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, सबसे ज्यादा कैपिटल वाला स्टॉक एक्सचेंज, वो है आपका न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो 1792 में स्टैब्लिश हुआ, जिसके इंडेक्स को डो जोन्स के नाम से जाना जाता है। और है क्या ये? तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली कहां पे? यूएसए में। तो आज की क्लास में हमने जो डिस्कस किया वो ध्यान रखना, शेयर मार्केट यानी शेयर बाजार या अंश बाजार से जुड़े वो सभी फैक्ट हमने डिस्कस किए जिनसे प्रीवियस ईयर्स में आपके क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, और वो सारे फैक्ट भी हमने डिस्कस किए जिनसे वो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आगे के एग्जाम्स में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो जैसी भी लगी होगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई सजेशन या ध्यान रखना। अगर हम लोग बात करें बेसिकली ये कंप्लीट है। अगर हम बात करें शेयर मार्केट के लिए, एसएससी के लिए इनफ है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं आता। ठीक है, तो इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। थैंक यू, बाय बाय।